सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, समास प्रकरणम लघु सिद्धांत कौमुदी की आज 5वीं कक्षा को हम पढ़ने जा रहे हैं। केवल समास मैंने अभी 4 कक्षाओं में पढ़ाया। समास अर्थात समास के विषय में मैंने भी आपको जानकारी भी दी, कितने प्रकार का समास होता है और समास का अर्थ क्या होता है, समास किन का होता है और कैसे होता है, समास करने से क्या लाभ है, ये भी थोड़ा बताया आपको। और आज जो 4 कक्षाओं में मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरा केवल समास जिसको हम कहते हैं सामान्य समास, अर्थात जिसकी कोई विशेष संज्ञा महर्षि पाणिनि ने नहीं की है, उस समास को हमने पूरा पढ़ा दिया। और उस समास को करने वाला जो सूत्र था सहस्सुपा, जिसको हमने विधि सूत्र भी बना लिया था, वो वैसे अधिकार सूत्र था, पर हमने केवल समास करने के लिए उसको विधि सूत्र भी बनाया है। तो जो भी कुछ पढ़ा अभी तक, उसको इस कक्षा में परिशिष्ट हम इस प्रकार से प्रत्येक समास पढ़ा करके उसके अंत में आपकी 1 या 2 कक्षाएं ऐसी बनाएंगे कि जो समास हमने पढ़ाया उसका फिर हम अभ्यास करा देंगे, उसको सार रूप में फिर बतलाएंगे। तो केवल समास हमने पढ़ा। आइएगा अब इससे ही संबंधित कुछ बातें फिर दोबारा हम एक बार उस पर दृष्टि डाल लेते हैं। मित्रों देखिएगा, ये मैंने आपको अभी तक आपको पढ़ाया गया है, यहाँ से पढ़ाया गया है। ये समास प्रकरण है, आप देख पा रहे होंगे। ये तो यहाँ श्लोकों के द्वारा ये बताया गया था कि जो समास होता है वो 5 प्रकार का होता है। तो उसके प्रकार भी गिना दिए थे। ये आपका ये गिना दिया था, ये केवल समास। दूसरा आपका बनाया था अव्ययी भाव समास, और तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा आपका बहुव्रीहि समास, और 5वां आपका द्वंद्व समास। कर्मधारय और द्विगु ये इसी के भेद हैं तत्पुरुष के। ये 5 प्रकार का समास आपको बता दिया था। और ये भी बताया था कि जो समास होता है, समास को करने के लिए कम से कम 2 पद हमें चाहिए। और वो समास यहाँ पर उदाहरण भी हमने आपको दिखला दिए थे। सभी केवल समास का उदाहरण दिखला दिया था आपको, ये भूतपूर्वः, ठीक है। और ये एक उदाहरण अभी तो हमने यही पढ़ा है, परंतु इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये अव्ययी भाव समास का उपक्रेषणम और तत्पुरुष समास का इसका उदाहरण बहुत सारे तत्पुरुष के, राजपुरुषः इत्यादि। और बहुव्रीहि समास का ये आपका था पीताम्बरः, ये उदाहरण बता दिया था। इसी प्रकार से द्वंद्व समास है राम कृष्ण, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का समास आपको बता दिया था। और समास किन पदों का होता है ये बताया था इस सूत्र के माध्यम से कि समर्थः पद विधि, माने जो पदों की विधि होती है, माने पदों को कोई कार्य कहा जाता है, शब्द को व्याकरण में कोई कार्य कहा जाता है, तो वो समर्थ शब्दों को ही होता है, असमर्थ को नहीं होता है। समर्थ का अर्थ था कि ऐसा शब्द जो दूसरे के साथ मिलकर के उसकी अपेक्षा को पूर्ण कर दे, उसकी आकांक्षा को पूर्ण कर दे, वो आपस में शब्द कैसे होते हैं, समर्थ होते हैं। तो संपूर्ण शास्त्र में समर्थ जो पदों की विधि है, शब्दों को जो कार्य कहा गया है, पदों को जो कार्य कहा गया है, वो समर्थों को ही होता है, असमर्थों को नहीं होता है। ये बतला दिया था आपको।
और इसके लिए उदाहरण भी ये दिया था इन्होंने बहुत सुंदर कि यहाँ पर क्या है, सुवर्ण कंकणम में तो समास हो जाएगा, सुवर्णस्य कंकणम सुवर्ण कंकणम, परंतु यहाँ समास नहीं होगा। देखिएगा यहाँ सुवर्णस्य का भार्या के साथ में समास नहीं हो सकता और राज्य कंकणम के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि सुवर्ण का और भार्या ये दोनों शब्द आपस में समर्थ नहीं है, ये दोनों शब्द आपस में समर्थ नहीं है, तो इसलिए यहाँ समास नहीं होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये यहाँ बताया गया था। तो इस प्रकार से ये है। दूसरा आपको ये बताया गया था कि समास होने पर क्या है, सभी पद मिलकर के किसी विशिष्ट अर्थ को कहते हैं, ये बतलाया था मैंने आपको। ठीक है, और फिर ये भी बता दिया था कि जो समास ये क्या संज्ञा है, ये संज्ञा कहाँ तक चलेगी, कडारा कर्मधारा ये सूत्र है वहां तक चलेगी, ये भी बतला दिया था। फिर उसके आगे ये जो सहसुपा सूत्र है, ये सहसुपा ये वास्तव में कैसा था, ये अधिकार सूत्र था कि ये आगे आगे चलेगा, परंतु हमने क्या है यहाँ इस लघु सिद्धांत में आचार्य वरदराज महाराज जी ने केवल समास के लिए इसको विधि सूत्र भी मान लिया है, कोई हानि नहीं है, ये सामान्य कर दिया कि समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है, किसी विशेष सूत्र से महर्षि पाणिनि ने विधान नहीं किया है तो उसके लिए ये भूतपूर्व उदाहरण दिखा दिया था। इस भूतपूर्व समास, भूत और पूर्व का समास करने के लिए कोई भी सूत्र विशेष नहीं था, तो इसलिए ये सूत्र आपका क्या करेगा, केवल समास, ध्यान रखेंगे इस सूत्र से। अब देखिएगा मित्रों, इसके अंदर जब समास हो जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा। क्या है, कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या है, जो समास समस्त जो समास के लिए पद थे उनके बीच में जो सुप आते हैं, क्योंकि समर्थ कब होगा, सुबंत भी आएगा, तो उन सुपों का लुक भी हो जाता है, ये भी बता दिया था। दूसरा वृत्ति बताई थी कि वृत्ति क्या होती है। वृत्ति कहा था परार्थाभिधानम वृत्ति, माने जब समास होने के बाद अथवा और भी कृदंत हैं, तद्धितांत हैं, ठीक है, सनाद्यंत प्रत्यय हैं, तो क्या है, दूसरे मिल करके आपस में मिल करके किसी अपने अर्थ को छोड़ते हुए, कहीं पर तो पूरा छोड़ते हुए, कहीं पर आंशिक रूप से छोड़ते हुए किसी विशिष्ट अर्थ को, एक विशिष्ट अर्थ को कहते हों समास में, तो वही क्या है, वृत्ति, वही क्या है, वृत्ति। और वो 5 प्रकार की बता दी थी आपको, एक कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति, सनाद्यंत वृत्ति। ठीक है, कृत को कृत प्रकरण में पढ़ा है और तद्धित को तद्धित प्रकरण में, यहाँ समास चल रहा है। तो समास वृत्ति का अर्थ है, समास वृत्ति का क्या अर्थ है कि जिन पदों का समास हुआ है उन पदों का समास होने के बाद सभी पदों के द्वारा अर्थ विशिष्ट को कहना ही क्या है, वृत्ति, या वृत्ति शब्द का ये अर्थ है। ठीक है, और ये बताया था कि उस वृत्ति को, उस वृत्ति अर्थ को, वृत्ति माने वृत्ति के अर्थ को बताने के लिए वैयाकरण लोग क्या करते हैं, 2 प्रकार का विग्रह करते हैं। वो विग्रह 2 प्रकार का बताया था आपको, एक लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह। जैसे लौकिक विग्रह ये होगा पूर्वम भूतः इति लौकिक विग्रह है, क्योंकि लोक में बता बोलेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और अलौकिक माने व्याकरण मात्र में कार्य करने के लिए विग्रह किया जाता है, वो अलौकिक विग्रह है। तो जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे इसका, तो पूर्व अम भूत सु, ये हो गया आपका अलौकिक विग्रह। ठीक है, तो भूतपूर्व है ये बना दिया था। तो यहां तक मित्रों ये हमने पढ़ा था, और ये एक वार्तिक भी पढ़ लिया था कि इव, जो इव अव्यय है उसके साथ समर्थ सुबंत का समास हो जाता है, और क्या होता है, विभक्ति, अर्थात ये समास होने से, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुप का लुक प्राप्त था,
वो लुक नहीं होता है। तो यहाँ लुक नहीं हुआ था, वागर्थौ विभक्ति बनी हुई थी, संधि आदि हो गई, तो वागर्था वी व ऐसा बन गया था। तो मुख्य रूप से मित्रों इसमें हमने क्या पढ़ा, आइएगा अब इनके शब्दों में हम देख लेते हैं। इन्होंने बहुत ही सटीक शब्दों में लिखा है, उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये देखिएगा, समास की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का आप ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? नंबर 1, समास हमेशा समर्थ अर्थात परस्पर आकांक्षा वाले पदों में ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, समास में लौकिक और अलौकिक 2 प्रकार के विग्रह होते हैं और अलौकिक विग्रह में ही समास करने वाला सूत्र लगता है। ये भी ध्यान रखेंगे, समास में लौकिक और अलौकिक 2 प्रकार के विग्रह बताए थे आपको, और अलौकिक विग्रह व्याकरण का कार्य करेंगे हम, सूत्र लगाएंगे तो अलौकिक विग्रह में ही लगेगा, लौकिक में नहीं लगेगा। नंबर 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे, समास करने के लिए किसी सूत्र या वार्तिक की प्रवृत्ति होती है। समास करने के लिए कोई सूत्र चाहिए या वार्तिक चाहिए। नंबर 4, समास करने के बाद संपूर्ण समुदाय की कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ये बता दिया था, माने जो समास है पूरा, जिनका समास हुआ है उस समस्त पद की क्या हो जाती है? प्रातिपदिक संज्ञा। अब देखिएगा आगे पॉइंट 5वां, ये बातों को आपको ध्यान रखना है। नंबर 5, समास के बाद 2 शब्दों में किसका पूर्व निपात अर्थात पूर्व में प्रयोग, पूर्व निपात का अर्थ होता है पूर्व में प्रयोग, यह निर्णय किया जाता है जो आगे के प्रकरणों में बताया जा रहा है, जिसमें उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जन संज्ञक का पूर्व निपात आदि का समावेश है। जब हम कई पदों का समास करेंगे फिर हमें ये ध्यान रखना है कि जी कौन सा पद पूर्व में रखना है, कौन सा बाद में रखना है। जैसे हमने भूतपूर्व में क्या है, भूतपूर्व, भूत पहले आ गया, पूर्व बाद में चला गया, नियम किया ना, कोई नियम किया, तो वो नियम क्या है, वो नियम बताएंगे आगे के सूत्र। तो वहां तो हमने एक महर्षि पाणिनि का सूत्र ले लिया था कि महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर पूर्व में पढ़ा हुआ भूतपूर्वे चरट, ये बताया था आपको। क्या बताया था? ये देखिएगा, ये बताया था भूतपूर्वे चरट, यहाँ पर भूतपूर्वे सूत्र है महर्षि पाणिनि का। तो इसके कारण से हमने क्या है, या विग्रह में, अलौकिक विग्रह में तो पूर्व पहले था, भूत बाद में था, समास किया तो भूत पहले आ गया, पूर्व बाद में चला गया, इस सूत्र निर्देश के कारण से। तो इसी प्रकार से और भी सूत्र हैं महर्षि पाणिनि के, वो बताएंगे कि कौन से पद को पहले रखना होता है, कौन से को बाद में रखना है, ये आगे देखेंगे। ठीक है, पूर्व निपात का। और ये मैंने आपको बता दिया था कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है उसको पूर्व में रखते हैं और जिसकी नहीं होती है उसको बाद में रखते हैं। उपसर्जन संज्ञा को भी मैं आपको समझा दूंगा कक्षा में। अब देखिएगा मित्रों नंबर 6 में देखिएगा, ये क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। अंत में समास के प्रातिपदिक संज्ञा, माने समास कर लिया फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर क्या है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लुक हो जाता है बीच वाले प्रत्ययों का सबका। प्रातिपदिक होने के कारण पुनः फिर बाद में समस्त पद से पुनः सु आदि जो 21 प्रत्यय हैं उनकी उत्पत्ति होती है। किंतु ध्यान रखेंगे, अब किए जाने वाले सु आदि प्रत्ययों का सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लुक नहीं होगा। अब लुक नहीं होगा, ये मानिएगा ये था आपका भूत, ये था पूर्व और अम था आपका, और भूत सु था। ठीक है, इनका समास हो गया था। समास होने पर क्या, प्रातिपदिक संज्ञा होने से इससे इनका हट गए थे, लुक हो गया था, तो क्या बन गया था, और उसका निर्देश करने से भूतपूर्व ऐसा बना लिया था हमने, ये भूत
पूर्व। अब इससे जो स्वादि उत्पत्ति फिर करेंगे, क्योंकि ये प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक से स्वादि उत्पत्ति होती है, तो प्रातिपदिक से स्वादि उत्पत्ति होती है तो क्या बनेगा, ये यहाँ सु आदि आएगा। अब इस सु का, जैसे इस सु का लुक हो गया था, इससे इसका लुक नहीं होगा, ये रहेगा, तभी बनता है भूत पूर्वः। फिर हम क्या बनाएंगे, ये भूत पूर्वः बन जाएगा आपका, ये देखिएगा, ये भूत पूर्वः ऐसा बन जाएगा, राइट। तो वही बात ये कह रहे हैं कि समास के लिए हाँ सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लुक नहीं होगा, क्योंकि अब ये प्रातिपदिक के अवयव नहीं है, ये जो करता है वो अवयव का, अब ये प्रातिपदिक तो अलग है और वो उससे अलग है। समास के लिए बनाए गए विग्रह में समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होने से वे प्रातिपदिक के अवयव होते थे। कैसे, देखिए फिर दोबारा लिखता हूं, ये पूर्व और अम और भूत सु, ठीक है, सु। अब क्या इन पूरे का समास हुआ था, क्या हुआ था, इन सब का समास हुआ था मित्रों, समास पूरे का हुआ था, और फिर समास होने पर उसकी पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई थी, तो प्रातिपदिक संज्ञा पूरे की हुई है, तो ये जो अम है और सु है ये प्रातिपदिक के अवयव हैं, क्या अवयव हैं। ये जो सूत्र है ये क्या करता है, प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक करता है, सु आदि प्रत्ययों का। परंतु अब ये इसका हमने समास कर दिया, ये बन गया भूत पूर्व, ये बन गया, राइट। अब इससे जो सु आया ये वाला जो सु है ये प्रातिपदिक का अवयव नहीं है, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा तो अब इतने की है, इसकी नहीं है, इस सहित की तो क्या है, पद संज्ञा, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा है इसकी। तो ये वाला जो सु आएगा बाद में, ये प्रातिपदिक का अवयव ना होने के कारण से इससे लुक नहीं होता है, ये रहता है, फिर बन जाता है आपका भूत पूर्व है, ऐसा बन जाता है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मित्रों ये हुआ आपका, ठीक है। अब ये कुछ प्रश्न दिखा रहे हैं, प्रश्नों को भी हमें समाधान करना है, ठीक है। प्रश्नों को हम समाधान कर लेंगे तो मानिएगा हमने ये प्रकरण पूरा अच्छी प्रकार से समझ लिया, पूरा अच्छी प्रकार से समझ लिया, ये मान लीजिएगा। तो मैं इसका आपको प्रश्नों का उत्तर भी पूरा बता देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर आप देखिएगा। द्रष्टव्य, प्रत्येक प्रश्न के 10-10 अंक हैं, इन्हों अपनी तरफ से कल्पना कीजिएगा कि 5 हैं, 50 नंबर हैं, ठीक है। नंबर 1, समास कितने होते हैं, इसका उत्तर आपको देना है, उसका वर्णन कीजिएगा और उनका वर्णन करना है, ठीक है। चलिए हम पहले प्रश्न को ही ले लेते हैं, समास कितने होते हैं आपके, समास 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 प्रकार के। कौन से होते हैं, नंबर 1 केवल समास, नंबर 2 अव्ययी भाव समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास, नंबर 5 द्वंद्व समास। 5 प्रकार के समास होते हैं, उसका वर्णन कीजिएगा। वर्णन यही था कि जो केवल समास है तो वो उसकी विशेष संज्ञा नहीं है किसी से, इसलिए क्या है, सहस्पास से जो समास होता है वो केवल समास होता है। और दूसरा चलिएगा हम वही देखते हैं, इसका हमें वही बताया था उन्होंने, महर्षि ये आचार्य वरदराज महाराज जी ने, ठीक है। क्या ये इनका जो परिचय कि समसनम समासः विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासः, माने जिस समास का कोई नाम नहीं रखा है महर्षि पाणिनि ने वो केवल समास होता है, ठीक है। जैसे भूतपूर्व इसका उदाहरण एक दिया, और प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, और जिसमें प्रायः करके पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। जैसे ये मानिएगा उपगंगम, उपगंगम, तो इसका अर्थ क्या है, गंगा के समीप, तो उप का अर्थ होता है समीप, तो इसमें किसकी प्रधानता है, समीप। उपगंगम माने गंगा के समीप, तो पूर्व पदार्थ के पूर्व पद क्या है, उप है इसमें, और ये भी पहचान थी इसकी के पूर्व पद अव्यय होता है प्रायः, तो ये अव्ययी भाव समास का वो है विवरण।
और प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। और उत्तर पद के अर्थ की जहां प्रधानता होती है वो क्या होता है? तत्पुरुष। जैसे आपका राज पुरुष, ठीक है, ये राजपुरुष। तो राजपुरुष का अर्थ राजा का पुरुष। तो पुरुष को ही कहा जा रहा है, परंतु इतना विशेष है कि वो राजा से संबंध रखने वाला पुरुष है, राजा को नहीं कहा जा रहा यहाँ पर। ऐसा बोलेंगे राज पुरुष को लाओ, तो राजा को नहीं लाया जाएगा, किसको लाया जाएगा? पुरुष को। परंतु पुरुष विशेष राजा से संबंध रखने वाला लाया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। ऐसे ही आप बना सकते हैं, जो यहाँ उदाहरण दिया है कि सुवर्ण कंकणम, क्या दिया? तो सुवर्ण कंकणम। तो यहाँ पर भी सुवर्ण कंकणम का क्या अर्थ है? सोने का कंकण। हम बोलेंगे सुवर्ण कंकड़ को लाओ, तो सोने को नहीं लाया जाएगा, सोना आएगा क्यों? सोने से बनाए, पर सोना क्या ऐसा वैसा सोना नहीं, कंकण रूप में बना हुआ निर्मित सोना लाया जाएगा। तो कंकण लाया जाएगा मुख्य रूप से। वो कैसा, किसका होगा? सोने का होगा। ठीक है, चलिएगा। और इसी प्रकार से ये तत्पुरुष के भेद हैं, ये तत्पुरुष के भेद हैं। कर्मधारय है उसका ही भेद है, और कर्मधारय का ही भेद द्विगु है। और जो बहुब्रीहि समास होता है उसकी परिभाषा क्या बताई थी? प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान, अर्थात समास जिन पदों का किया गया उससे अन्य अर्थ को कहने वाला जो समास होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। और प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान हो, दोनों अर्थात जिस समास में सभी पदों, उभय माने सभी पदों के अर्थ की प्रधानता हो, अर्थात सभी पदों का अर्थ समान रूप से कहा जा रहा हो मुख्य रूप से, तो उसका नाम कहा द्वंद्व। तो ये आपको समास का हमने परिचय फिर दोबारा बतला दिया। चलिएगा, अब आ जाइए मित्रों, इनका आगे का प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न हमने आपका 10 नंबर का हल कर दिया। ठीक है, चलिएगा, 10 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। नंबर 2, वृत्ति का क्या अर्थ है और कितने प्रकार की होती है, समझाइएगा। अभी मैंने आपको बताया वृत्ति कितनी है? 5। कौन कौन सी है? आ जाइएगा फिर देखिएगा। वृत्ति 5 कौन कौन सी है, ये देखिएगा, ये देखिएगा। वृत्ति क्या होती है? परार्थाभिधानम वृत्ति ही। ठीक है, इसका और हिंदी में फिर दोबारा अब देखिएगा। परार्थाभिधानम वृत्ति, समास आदि में जब पद अपने स्वार्थ को पूर्णतया या अंशतः, यही मैंने बताया, छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ को कहने लग जाते हैं तो उसे आचार्यों ने वृत्ति कहा है। ठीक है, वृत्ति में शब्द का अर्थ निश्चित होकर एकाकार अर्थ का रूप धारण कर लेता है। यह वृत्ति 5 प्रकार की होती है। एक कृदंत वृत्ति माने कृत प्रत्यय आकर के अर्थ को कहा जाता है। तद्धित वृत्ति मान तद्धित प्रत्यय आकर के कहा जाता है। समास वृत्ति समस्त पदों के द्वारा कहा जाता है। एक शेष वृत्ति माने कई शब्दों का समान रूप वालों का एक शेष करके कहा जाता है। और सनाद्यंत धातु वृत्ति माने सनादि प्रत्यय ला करके धातु बना करके अर्थ विशेष को कहने वाला जो होता है वो वृत्ति होती है। तो 5 प्रकार की वृत्ति है, और ये 5 प्रकार का ये हो गया आपका। ठीक है, और वृत्ति का अर्थ समझ में आ गया, परार्थाभिधानम वृत्ति। ये आपके 20 नंबर कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए नंबर 3, विग्रह के संबंध में स्पष्टतया समझाइएगा। विग्रह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का बताया था आपको जी। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का जी। विग्रह 2 प्रकार का है। कौन सा? नंबर 1 आपका लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह कौन सा होता है? जो लोक में प्रयोग करके लोग समझ जाएं, ऐसा विग्रह। और दूसरा विग्रह कौन सा? अलौकिक विग्रह। ठीक है, अलौकिक विग्रह अर्थात जो केवल व्याकरण में पढ़ने और पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लोक में हम उसको नहीं बोलते हैं। जैसे इसको हमने देखा था आपका ये पूर्व, और ये क्या है? अम, और भूत, सु,
ये कैसा है? अलौकिक विग्रह। ये व्याकरण के लिए है। और लौकिक विग्रह क्या बनेगा इसका? पूर्वम भूतः, ये लौकिक विग्रह है। ठीक है, तो विग्रह दो प्रकार का होता है। ये विग्रह हम व्याकरण में पढ़ते पढ़ाते समय काम आता है, ये लोक में हम इसको बताते हैं। और ये विग्रह होता किसके लिए है? ये वृत्ति के अर्थ को बताने के लिए, यही होता है, वृत्ति के अर्थ को बताने के लिए होता है। राइट, चलिएगा अब आ जाइए, आपके 30 नंबर पूरे हो गए। अब चौथा, समर्था पद विधि की व्याख्या कीजिएगा जी। तो समर्था पद विधि की व्याख्या बहुत सरल है कि संपूर्ण शास्त्र के अंदर जो कोई भी पदों का कार्य कहा जाएगा वो समर्थ पदों का ही होगा, असमर्थ पदों का कार्य नहीं होगा। जैसे इन्होंने जो उदाहरण दिया था उसको फिर मैं समझा देता हूं, क्योंकि आपको नंबर पूरे मिलने चाहिए। ठीक है, देखिएगा, ये जैसे सुवर्णस्य कंकणम, ये कंकणम और सोने का किसका है? तो क्या है? कंगन। ये सुवर्णस्य कंकणम। तो सुवर्णस्य कंकणम में यहाँ ऊपर उदाहरण दिया था, कहीं हम यहाँ लिख लेते हैं कि सुवर्णस्य कंकणम, ये दोनों पद क्या है? समर्थ हैं। सोने का कंकण, इनका एक अर्थ विशेष है। परंतु भार्या सुवर्णस्य, सोने की पत्नी, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए इनका समास नहीं होगा, ये समर्थ नहीं है। इसी प्रकार से ये समर्थ है, इसका समास हो जाएगा। सुवर्ण कंकणम इनका नहीं होगा। इसी प्रकार अन्यत्र भी बहुत सारे इस प्रकार के शब्द हैं जो असमर्थ हैं, उनका काम नहीं होता है। तो समास भी उनमें से एक है जो समर्थ पदों का ही होता है, असमर्थ का नहीं होता है। तो ये कसौटी मैंने बताई थी आपको। सबसे पहले ये कसौटी आपको परखनी होगी, लगा करके समास करेंगे तो। नंबर 5, 40 नंबर कंप्लीट हो गए आपके। भूतपूर्व, इस समस्त शब्द की शुरू से सिद्धि दिखाइए। चलिएगा, इसकी मैं आपको सिद्धि दिखला देता हूं, भूतपूर्व की। ठीक है, आ जाइएगा। देखिएगा मित्रों, ये हमारे पास में शब्द है भूत पूर्व। भूत पूर्व का अर्थ है जो पहले था अब नहीं है। भूत माने पहले, भूत माने था, और पूर्व माने पहले था, अब नहीं है। मतलब पहले था हम जब कहते हैं तो अब नहीं है, यदि अब भी है तो पहले था तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भूतपूर्व जैसे भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति आदि। अब हमको इसका किसी को अर्थ बताना है। क्या बताना है? अर्थ बताना है कि भाई भूतपूर्व का अर्थ ये है। ये कौन बताएगा? व्याकरण। व्याकरण पढ़ने के बाद यही तो उपलब्धि होती है कि हम किसी को शब्द का अर्थ सटीक रूप से बता पाते हैं। तो अब वो कोई पूछेगा भाई भूतपूर्व का अर्थ ये कहाँ से आया, तो फिर हम बताएंगे कि इसका अर्थ ऐसे आया। हम कहेंगे, पहले उसको लौकिक विग्रह से समझाएंगे कि भाई देखो, भूतपूर्व वृत्ति है उसको हम बताएंगे। तो उसके लिए जो विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? पूर्वम भूतः। भाई इसका अर्थ ही है, ये वाक्य बनेगा इसका, पूर्वम भूता माने पहले था, भूता माने था। तो भूतपूर्व इसलिए है, ये तो हमने लोक में किसी को समझाने के लिए। अब हम अपने विद्यार्थियों को या विद्यार्थी आपस में बात करेंगे तो फिर इसकी हम कहेंगे ये बना कैसे, व्याकरण में कैसे बना, व्याकरण में कैसे बना। तो चलिएगा उसको भी बना देते हैं आपको। ठीक है, आ जाइएगा। ये है आपका ये देखिएगा, हमने इसका हम आप करते हैं अलौकिक विग्रह। पूर्व
अम भूत सु, ये द्वितीय अंत है, ठीक है। सु, सु, इसके लिए कोई भी सूत्र नहीं था, महर्षि पाणिनि का विशेष सूत्र समास करने के लिए। अब हमको इसको समास करना है। ये द्वितीय है इसलिए द्वितीय का अम आएगा, ये प्रथमा है इसलिए सु आएगा। ये स्वादि उत्पत्ति आप ऐसे ही इसमें कर लेंगे, इसको हमें पूरे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा का ऐसा ही हम उठा लेते हैं सीधा, ठीक है। तो पूर्व अम, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सहस्सुपा, क्या है, सहस्सुपा हम लगाने चले, क्या लगाने लगे, सहस्सुपा, ये सूत्र लगाने लगे। तो क्या है, हमें पहले ये परखना होगा कि ये समर्थ हैं। तो समर्था पद विधि सूत्र से हमने देखा कि ये किसी अर्थ विशेष को कहने वाले पद हैं, आपस में एक दूसरे की पूर्णता करने वाले पद हैं। तो सहस्सुपा माने सुप का सुबंत के साथ, माने समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ क्या हो जाता है, समास हो जाता है। समास अर्थात उसका नाम रख दिया, इस सूत्र से इस पूरे का नाम रख गया, क्या रख गया जी, समास। ध्यान देंगे, समास नाम रख गया तो इसका पूरा समास हो गया, ठीक है। अब समास होने के बाद में फिर अब समास संज्ञा है ये, ठीक है, नाम है। समास संज्ञा का प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं जो समास होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, किससे, कृत तद्धित समासाश्च, ठीक है। कृत तद्धित समासाश्च माने कृत प्रत्यांत और तद्धितांत और समास की क्या हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा। तो इसकी क्या हो गई, पूरे की एक प्रातिपदिक संज्ञा और हो गई, लीजिए दो संज्ञा हो गई। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या प्रयोजन है, जो संज्ञाओं का प्रयोजन है कोई कार्य होना। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सूत्र एक आ गया, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सुपो धातु ये प्रातिपदिकयोः। वो कहता है कि धातु और प्रातिपदिक के अवयव, तो धातु तो नहीं है यहाँ पर, तो प्रातिपदिक जिसकी संज्ञा है यदि उसके अवयव सुप हैं कहीं तो उनको क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा है। तो अब क्या इसके अवयव सुप क्या है, एक तो सु है और अम है, तो इनका लुक हो जाता है। अच्छा जी, लुक क्या होता है, तो लुक के लिए सूत्र बताया हमें कि प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, क्या यही बताया, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः माने प्रत्यय के आदर्शन की ही क्या है, लुक संज्ञा है और लुप संज्ञा आदि है, श्लू संज्ञा आदि है। तो यहाँ लुक है, लुक का है, तो अब लुक का अर्थ है प्रत्यय का हट जाना। तो यहाँ ये हट जाएंगे, सुप हट जाएंगे, सुप हट गए तो हमारे पास में क्या बचा, क्या बचा, ध्यान देते रहेंगे, पूर्व और भूत, ये बचा आपका, ठीक है। परंतु हमें बनाना क्या है, भूत पूर्व इधर लाना है। तो इधर लाने के लिए कोई सूत्र नहीं है हमारे पास में, क्या हमारे पास में कोई सूत्र है ही नहीं। तो सूत्र नहीं है तो इसलिए हमने एक सूत्र देखा, भूत पूर्व चरट, महर्षि पाणिनि का सूत्र देखा जी, चलो कहीं देखते उन्होंने प्रयोग कर दिया हो भैया ऐसा। तो उन्होंने, हमने देखा कि उन्होंने अपना जो इस शब्द का प्रयोग किया उसमें भूत शब्द को पहले रखा है, पूर्व को बाद में रखा है। तो उन्हीं के देखने से भाई नहीं, ठीक है, महर्षि पाणिनि ने यहाँ इशारा कर दिया है कि भूत का पहले प्रयोग होता है, पूर्व का बाद में होता है। तो उस सूत्र के प्रामाणिक तौर पर हम लेकर के उसमें निपतित होने से भूत का पहले प्रयोग कर देंगे और पूर्व बाद में आ जाएगा उस प्रमाण से ही, ठीक है, और कोई सूत्र विशेष नहीं। तो क्या बनेगा, भूत पूर्व। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो है, अब भी है, क्योंकि इससे प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी। प्रातिपदिक संज्ञा होने से मित्रों क्या होती है, प्रातिपदिक से क्या होती, स्वादि उत्पत्ति होती है। क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से स्वादि उत्पत्ति होती है। और स्वादि उत्पत्ति में आपको पूरी दिखला देता हूं, ठीक है, एक की दिखला देता हूं, आगे हम नहीं दिखलाएंगे, यहाँ दिखला देते हैं, पहली कक्षा है।
स्वादि उत्पत्ति मुख्य रूप से आपको जो आपका षडलिंग प्रकरण है वहां पर बताई गई है। फिर भी हम समास में इस शब्द की पूरी स्वादि उत्पत्ति में जो जो सूत्र लगेंगे भूतपूर्व हमें उसको दिखला देते हैं। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, ये हमारे पास में इतना बन गया जी। क्या बन गया? भूत पूर्व। ठीक है, भूतपूर्व बन गया ये आपका, ये भूतपूर्व बन गया। अब यहां पर क्या है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा है तो चलिएगा, अब मैं आपको अष्टाध्यायी में ले चलता हूं। कहां ले चलता हूं? अष्टाध्यायी में, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए पूरा। देखिएगा, देखिए अष्टाध्यायी यहां से चालू है आपकी ये। ठीक है, ये अब देखिएगा आप, अब मैं आपको सूत्र दिखाता हूं। पहले ये जो प्रातिपदिक संज्ञा हमने किससे की? इससे की कृतधित समासाश्च, क्योंकि ये समास है इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई थी। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या, प्रातिपदिक संज्ञा के कुछ काम तो हमने कर दिए हैं, अब और कुछ काम है उनको देखते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा से काम होता है मित्रों, क्या होता है, ये देखिएगा, ये प्रातिपदिक संज्ञा, ये यहां पड़ा हुआ है ज्ञा प्रातिपदिकात। ठीक है, यहां से प्रातिपदिक आता है और प्रातिपदिक इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि प्रातिपदिक से ये 21 प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? प्रातिपदिक से ये 21 प्रत्यय होते हैं। सु, औ, जस, अम, औट, शस, टा, भ्याम, भिस, ङे, भ्याम, भ्यस, ङसी, भ्याम, भ्यस, ङस, ओस, आम, गी, ओस, सु। 21 प्रत्यय होते हैं, अलग अलग पढ़ेंगे तो उसको ऐसे पढ़ेंगे। ये 21 प्रत्यय होते हैं, तो ये 21 प्रत्यय मित्रों प्राप्त हुए। ठीक है, और इनका नाम प्रत्यय, पीछे से प्रत्यय परश्च सूत्र आ रहे हैं तो वो लग जाते हैं कि ये प्रत्यय हैं। और वो प्रत्यय कहाँ होते हैं? परे होते हैं। कहाँ परे? माने प्रातिपदिक के बाद में होते हैं, पहले नहीं होते, बाद में होते हैं, बाद में होते हैं मित्रों। तो वो ये हुआ। ठीक है, अब इनका इतना कहा, ये आपको 21 प्रत्यय प्राप्त हुए, परंतु 21 नहीं करने हमको, हमको करना है एक प्रत्यय। ये निर्णय कैसे होगा कि एक ही होगा? तो इसका निर्णय करने के लिए हमें कुछ सूत्रों का और सहयोग लेना पड़ेगा। ठीक है, आइएगा, देखिएगा, आपको ये लीजिएगा, यहां पर हमको आना होगा, थोड़ा सा देखिएगा। ये सूत्र है सुपह, ये पूरे अष्टाध्यायी में आपको थोड़ा सा सुपह, सुपह का अर्थ है 21 प्रत्यय। सुप का अर्थ क्या है? 21 प्रत्यय। सु से लेकर के सुप तक का प लेकर के 21 प्रत्यय है वो स्वादि। तो उन 21 प्रत्यय क्या होता है? उन 21 प्रत्यय की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाती है क्रम से। पहले 3 की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर 3 की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर 3 की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से पूरा टेबल की 3 की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हो जाती है, यहां से आता है। ठीक है, अब क्या होती है? उन्हीं सुप की, ये जो सुप है उनकी एक वचन, द्विवचन संज्ञा कर दी। ठीक है, और उनकी विभक्ति संज्ञा भी हो जाती है।
तीन तीन जो रो है, जैसे सु और आउ और जस, ये तीन तीन की रो बना करके इस पूरी रो की क्या विभक्ति संज्ञा हो जाती है। ये प्रथमा विभक्ति, फिर दूसरी वाली रो द्वितीय विभक्ति, तीसरी वाली रो तृतीय विभक्ति आदि विभक्ति संज्ञा भी हो जाती है। विभक्ति सूत्र से नाम रखा गया, ध्यान रखेंगे। तो विभक्ति संज्ञा मित्रों हो जाती है। तो ये 7 विभक्तियां बन जाती हैं। अब हमें यहाँ पर कौन सी विभक्ति करनी है, ठीक है, तो हमें यहाँ प्रथमा करनी है। कौन सी करनी है? प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति के ये प्रत्यय हैं। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ पर होती है? चलिएगा इस सूत्र को भी दिखला देते हैं आपको कि प्रथमा विभक्ति आपको करनी होती है। तो उसके लिए जो सूत्र है ये सूत्र है आपका, ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, माने इन अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। तो अभी हम यहाँ इसमें नहीं जाएंगे, केवल इस सूत्र से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा विभक्ति प्राप्त हो गई। ठीक है, प्रथमा विभक्ति प्राप्त हुई तो प्रथमा विभक्ति में कितने? 3 प्रत्यय हैं। 3 प्रत्यय प्राप्त हुए, परंतु हमें करना एक है। तो मित्रों फिर क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि यहाँ पर भूतपूर्व, ये क्या है आपका? ये तो भूतपूर्व ऐसा है जो वास्तव में अभी बनाने जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? एक। तो अर्थात एक वचन का प्रत्यय आएगा। तो एक वचन संज्ञा किसकी है? प्रथमा विभक्ति के जो ये 3 प्रत्यय हमने अभी देखे थे, सुपह से इनकी संज्ञा हुई थी, सु, आउ और जस। विभक्तिष्ठ से जो संज्ञा हुई थी उसमें ये तीनों की विभक्ति संज्ञा थी और ये प्रथमा है। तो इसमें एक वचन किसकी संज्ञा थी? इसकी। द्विवचन इसकी, बहुवचन इसकी। तो इसका अर्थ है एक। तो एक को कहने के लिए एक वचन आता है। इस सूत्र को बताने वाला एक सूत्र और है, उसको भी देख लीजिएगा। तो महर्षि पाणिनि हर चीज के लिए वो देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा आप, ये कहते हैं, यहां कहते हैं कि द्वे कयोर द्विवचनई का वचने, माने 2 की विवक्षा होने पर द्विवचन, 1 की विवक्षा होने पर एक वचन प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहां पर एक वचन की विवक्षा है, भूतपूर्व, यहां पर हमको एक को कहना है, इसलिए क्या हुई? यहां पर एक वचन प्राप्त हुआ। एक वचन किसकी संज्ञा है मित्रों? एक वचन किसकी संज्ञा है? एक वचन संज्ञा है इसकी। अभी हमने की थी एक वचन सुपह से, तो एक वचन। तो ये 2 हट गए। तो अब क्या है? ये रह गया हमारे पास में सु रह गया। ये सु वास्तव में ऐसा है, अनुनासिक है। ठीक है, ये प्राचीन काल में ऐसा ही था, अब उच्चारण में नहीं है, पर लेखन में हम ये कार्य करना पड़ता है। तो सु हो गया, सु। और ये बाद में होता है प्रत्यय परश्च, ये पहले हमने बता दिया था। अब देखिएगा, अब हम इसको आगे चलते हैं। आगे क्या है जो इसमें ये है जी, ये क्या है? अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक किसको बोलते हैं? मुख नासिका वचनोनुनासिका। इस सूत्र को भी आपको दिखला देते हैं। ठीक है, मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये देखिएगा, ये यहीं पर सूत्र है आपका। ये मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख और नासिका से बोला जाने वाला जो वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। तो ये जो सु है, सु, ये नासिका से और मुख से बोला जा रहा है। तो ये कैसा? इसकी अनुनासिक संज्ञा हो गई। अनुनासिक संज्ञा होने से मित्रों क्या होता है? जो व्याकरण शास्त्र में जिसकी अनुनासिक संज्ञा होती है तो उसका क्या है? उसकी इत संज्ञा हो जाती है। क्या? इत संज्ञा हो जाती है। देखिएगा, इसके लिए भी हम आपको सूत्र दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये सूत्र है आपका उपदेशे जनुनासिक इत, माने उपदेश माने पाणिनि, जो पाणिनि के ग्रंथ हैं उनमें धातु पाठ, अष्टाध्यायी, गण पाठ, लिंग और ये आदि। तो इनमें क्या है? जो अनुनासिक अच माने स्वर,
क्योंकि ये स्वर का ही लक्षण है। तो स्वर का अनुनासिक वैसे व्यंजन भी होता है, परंतु इसलिए व्यंजन को हटा दिया, अच कहा है। जो अच है, जो अनुनासिक अच है, उसको क्या नाम रख दिया, इत। तो ये जो सु था ये अनुनासिक था, अनुनासिक होने से इसकी सूत्र से क्या हो गई, इत संज्ञा। ठीक है, इत संज्ञा हो गई, इसका नाम क्या रख दिया, इत। अब इत नाम रखने का प्रयोजन क्या है मित्रों, जिसकी भी इत संज्ञा करते हैं तो उसका कहते हैं, क्या कहते हैं, पर आगे कहते हैं कि जिन जिनकी इत संज्ञा हुई है तस्य लोपः। तस्य माने इत संज्ञक का, इत संज्ञकस्य, उस इत संज्ञक का लोप हो जाता है मित्रों। उस इत संज्ञक का लोप हो जाता है। लोप क्या होता है, अदर्शनम लोपः। चलिएगा वो भी सूत्र दिखा देते हैं, ये सब पता ही है वैसे आपको, फिर भी ये देखिएगा, अदर्शनम लोपः, ये सूत्र है, देखिएगा, अदर्शनम लोपः, ये अदर्शनम लोपः है आपका। अर्थात लोप, लोप किसका नाम है, अदर्शन माने न दिखना, वहां दिखना नहीं रहे बेशक, पर दिखेगा नहीं जी छुप जाएगा पर्दे के पीछे, तो लोप। तो अब क्या हुआ, अब हम आ जाते हैं यहां पर अपने मूल पर। ये देखिएगा, इसका लोप प्राप्त हुआ अदर्शन, तो ये यहां से हट गया, क्या बचा, स बचा, तस्य लोप, लोप हो गया। अब हमारी ये मूल स्थिति क्या बच गई मित्रों, भूत और पूर्व, भूत पूर्व और ये स। ठीक है, स हो गया ये आपका। अब क्या है, सुप्तिगंतम पदम, एक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। चलिएगा उसको भी देखते हैं अष्टाध्यायी में, वो क्या कहता है। वो कहता है आपका, ये देखिएगा, अष्टाध्यायी को याद रखने का ये लाभ है मित्रों कि आप पढ़ाने में आपको सुविधा हो जाती है। क्या हो जाती है, सुविधा हो जाती है। ये देखिएगा, ये सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। क्या है ये आपका, ये सुप्तिगंतम पदम, ये देख पा रहे हैं आप। ठीक है, ये सुप्तिगंतम पदम, ये सूत्र है आपका। तो इसका अर्थ है कि सुप माने 21 प्रत्यय और तिंग जो 18 प्रत्यय हैं, ये जिनके अंत में आते हैं उसका नाम रख देते हैं पद, वो पद बन जाता है। पद बन जाता है तो क्या हुआ, आप देखिएगा, पद बनने से ये पूरा, ये सु अंत में, तो इसलिए सुबंत है, सुबंत होने से क्या हुआ, इसका नाम रख गया पद, ये पद बन गया। पद, पद संज्ञा है ये भी, तो पद संज्ञा का कुछ कार्य होते हैं। पद संज्ञा का क्या कार्य होता है, तो पदस्य, पदस्य, चलते हैं हम अष्टाध्यायी में, देख देख कर बताएंगे सारा आपको, वहीं आपको सरलता होती है। ठीक है, पदस्य, हम अब चलते हैं 8वें अध्याय में। कहाँ चलते हैं, 8वें अध्याय में। ये आ जाइएगा। ठीक है, देखिएगा, ये 8वां अध्याय आ गया। आपको यहां पर एक सूत्र मिलेगा, ये देखिएगा, पदस्य। ये क्या है, पदस्य, ये पदस्य सूत्र है। ये यहां से आगे चलेगा पूरा, ये अधिकार सूत्र है। तो पदस्य, पदस्य कोई भी काम कहेंगे पदस्य, तो ये पदस्य अर्थात पद जिसका नाम रखा गया है उनको ये काम होंगे, और उनके जिनका नाम पद नहीं रखा गया उनको आगे कहे हुए कार्य नहीं होंगे। तो हमने पद नाम रख दिया था अभी भूत पूर्व स, इसका पद नाम रख दिया। तो अब क्या है, पद के अंत में क्या है, एक सूत्र है हमारा, ये देखिएगा, यहां पर ये सूत्र है, सजुषो रूह। क्या सूत्र है, सजुषो रूह। ये कहता है सकारांत पद माने स अंत में जिसके ऐसा पद, अथवा सजुष शब्द के, सजुष शब्द को क्या होता है, रू, रू, रू माने ऐसा रू हो जाता है,
रू होता है। तो अब जो हमारा ये था, क्या था, ये आपका ये क्या है, पूरा है, शांत में पद संज्ञा है, तो इसको रू आदेश होगा इस पूरे को। तो रू कहाँ पर होगा, तो रू का इत संज्ञा ये रू से आपने से पहले क्या उपदेश से अजुनासिक इत से उसके जो ऊ है रू में क्या हो जाता है, रू ये इसकी इत संज्ञा हो जाती है। और तस्य लोपः दर्शनम लोपः, तो र बचता है ऐसा रेप। अब रेप ये कहां पर होगा, तो कहते हैं मित्रों कि अलो अंत्यस्य अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो अंतिम अल क्या है यहाँ पर, ये स, तो अब स के स्थान में र हो गया। भूत पूर्व और र, भूत पूर्व र, इतना हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे, ये अभी क्या है, ये आपका चलिएगा, ये भूत पूर्व और ये र बच गया। तो ये स्थिति आपकी यहां तक हो गई। अब एक सूत्र है कि विरामोवसानम, विरामोवसानम एक सूत्र आपको ये बतलाता है मित्रों कि यदि आगे कोई शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, अवसान माने विराम हो रहा है अर्थात, तो उस अवसान अंत की क्या हो जाती है मित्रों, अवसान विराम, अवसान संज्ञा हो जाती है उसकी। विराम की क्या होती है, अवसान संज्ञा। चलिए इसको भी दिखाते हैं। ये अंतिम सूत्र है आपका प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का। विरामोवसानम माने विराम, माने विराम शब्द का विराम या वाक्य का विराम जो भी जहां पर भी होता है उसकी क्या हो जाती है, अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा, तो अब देखिएगा यहां पर आपका कोई कुछ भी आगे नहीं है, यहाँ विराम हो रहा है, तो विराम तो इसकी क्या हो गई, अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञा। तो अवसान संज्ञा हो गई, तो फिर अवसान संज्ञा का कोई कार्य है, क्या है, अवसान संज्ञा का कार्य क्या है, खरवसानयोर विसर्जनीय। देखिएगा, चलिएगा उसको भी दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये सूत्र निकला है आपका 8वें अध्याय का है और ये 3रे पाद का है, खरवसानयोर विसर्जनीय। इसका अर्थ है कि खर के परे रहते, खर माने खर प्रत्याहारांतर आए हुए वर्ण के परे रहने पर, अथवा अवसान में वर्तमान माने अवसान माने अंत में होने वाला जो रा है उसको क्या हो जाता है, विसर्जनीय माने विसर्ग हो जाता है। अब देखिएगा मित्रों, ये देखिएगा, ये अवसान में रा है, तो यहाँ इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग। क्या बना जी, भूत और पूर्व। ठीक है, तो ये भूत पूर्व आपका पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया मित्रों। एक स्वादि उत्पत्ति भी मैंने बतला दिया आपको मोटे रूप से, और हर समास जो भी आगे करेंगे उससे आपको इसी प्रकार से स्वादि उत्पत्ति करनी है। 1-2 सूत्रों का अंतर आएगा बस, केवल नपुंसक लिंग है तो कुछ 1-2 सूत्र अलग लग जाएंगे, और स्त्रीलिंग है तो 1-2 अलग लग जाएंगे बस, नहीं तो यही सूत्र लगेंगे। स्वादि उत्पत्ति समास करने के बाद हम कह देंगे स्वादि उत्पत्ति पूर्ववत, तो पूर्ववत का समझ लेना आप, इस भूतपूर्व शब्द से जो स्वादि उत्पत्ति कराई गई है वैसी आपको समझनी है। हर बार हम केवल समास कराएंगे, अब इस समास प्रकरण में स्वादि उत्पत्ति नहीं कराएंगे। तो ये भूतपूर्व एक समर्थ पद हो गया जिसको आप संस्कृत में वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इसको सुबंत भी कहते हैं, पद भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये समस्त पद भी है आपका। तो मित्रों, अब हमने ये जो इसमें जो व्याख्यान हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, ये जो व्याख्यान पढ़ रहे थे कि भूतपूर्व इस समस्त पद की शुरू से सिद्धि दिखाइएगा, तो सिद्धि हमने देख ली पूरी, और इसके भी हमने 10 नंबर प्राप्त कर लिए, और इसके भी हमने 10 नंबर प्राप्त कर लिए,
और इसके भी हमने 10 नंबर प्राप्त किए हैं, और इसके भी प्राप्त किए हैं 10 नंबर, और इसके भी 10 नंबर। मित्रों आप और इसके भी 10 नंबर आपने प्राप्त किए हैं, पूरे आपने 50 नंबर प्राप्त कर लिए हैं, आप 100% पास हो गए हैं मित्रों। तो ये मैंने आपको केवल समास जो पढ़ाया उसका पूरा आपको रिवीजन करा दिया। आप पूरा इसको पक्का कर लीजिएगा, आगे आपको निरंतर समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको सिद्धांत कौमुदी का भी पढ़ा दूंगा और प्राचीन व्याकरण का भी पढ़ा दूंगा। आप समास के मास्टर बन जाएंगे मित्रों। इन कक्षाओं को जिन्होंने पढ़ लिया वो समास के अच्छे विशेषज्ञ बन जाएंगे। ठीक है, ये मैं विश्वास पूर्वक आश्वासन दे सकता हूं आपको। चलिए मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देंगे, आगे की कक्षा में मिलते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।